नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। एक तरफ देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान में सामने आए कथित पेपर लीक विवाद और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद से सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा फिलहाल कैंसिल कर दी है और अब पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। और इस फैसले से 22 लाख से अधिक छात्र जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध के बीच देशवासियों से बड़ी अपील की है। उन्होंने सोना ना खरीदने, विदेश में यात्रा कम करने और पेट्रोल कम जलाने को भी कहा है। और इसके साथ ही कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम लगातार बढ़ाने को भी कहा है। पीएम मोदी के इस अपील के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि ये उपदेश नहीं बल्कि ये नाकामी के सबूत हैं। मोदी जी कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने के तेल भी कम करो, ऐसे में मेट्रो से चलो, घर से बाहर कम जाओ। और केजरीवाल ने भी इस पर अब बड़ा बयान दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारत में कई बड़े संकट आ चुके हैं, लेकिन पहले कभी किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरह से जनता को कठोर कदम उठाने की अपील नहीं की गई थी। इस दौरान केजरीवाल ने क्या कहा है वो भी सुनवाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। कभी अलग अलग देशों से युद्ध हुआ, चीन से, पाकिस्तान से, आर्थिक मंदी से भी गुजरा, लेकिन इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लेने के लिए नहीं कहे। मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश के लोगों से अपील की थी, इंदिरा गांधी जी ने भी एक समय सोना ना खरीदने की अपील की थी, अलग अलग अपीलें की थी अलग अलग प्रधान। इतनी कठोर अपील, इतनी सारी साथ, इतने बड़े कदम आज तक कभी किसी ने नहीं लिया। पूरा देश इस वक्त सदमे में है। तो मेरी 3 गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से। एक तो ये कि अगर आपने इतने कठोर कदम उठाने के लिए कहा है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था का काफी ज्यादा बुरा हाल है और यह आने वाले समय में और भी ज्यादा बुरा हाल होने का अंदेशा है। देश ये जानना चाहता है कि हम कल ही कहा था मीडिया को भी, ये समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था और छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी, तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने एनटीओ को लिखा, तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को, मैंने सुना है, या इतला करी कि भाई ये शिकायत हमारे पास आ रही, राजस्थान से आ रही। तब केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं करे थे। मैंने
कल ही मांग करेगी। आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? आपने बैठा रखा उनको। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 को रद्द होने की खबर से छात्रों और अभिभावकों में भारी चिंता व्यक्त है। और बीजेपी से प्रवक्ता शिखा सिन्हा जी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से निशान ठाकुर जी हमारे साथ इस पर चर्चा में हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। सबसे पहले बच्चों के भविष्य के बारे में बातचीत करते हैं कि नीट परीक्षा को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं। निशांत जी हैं, उनसे जवाब लेते हैं। निशांत जी, पेपर रद्द होने के साथ बच्चों के भविष्य से ये बड़ा खिलवाड़ हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? ये कोई भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में कोई ये तो वर्तमान ऐसा है ही नहीं कि कोई पहला मुद्दा रहा हो। नेट परीक्षा, इंटर परीक्षा, सीबीआई परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, जितने भी परीक्षाएं ज्यादातर इनका पैसा कमाने के मद्देनजर भविष्य युवाओं का देखना ही नहीं है, क्योंकि जो फार्म भरते हैं उस टाइम जो पैसा आता है वो राजकोष में चला जाता है। आपने देख लिया वो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द हुई, उससे पहले एग्जाम रद्द हुआ। ये मेरी समझ में ये नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकारों के अंदर कि इस तरीके की घटना हो कैसे जाती है। घटना होने के बाद में ये लोग एक्शन लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक कसम खा रखी है कि ओपीएम की पुड़िया निकालो, ध्यान भटकाओ और अपना काम निकालो। आपने बंगाल जैसे चुनाव में देख लिया होगा। और अभी आप दूसरा मुद्दा आप देखेंगे कि जो चुनाव के अंदर चुनाव खत्म हुआ, देश में आर्थिक संकट बता देगा, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि ओपीएम की पुड़िया निकालना और ध्यान भटकाना। जो जो ये योजना बनाते, किसानों के लिए योजना बनाई वो फेल रही, पत्रकारों के लिए बनाई योजना फेल रही, छात्रों के लिए योजना बनाई वो फेल रही। जितनी भी योजना इन्होंने जिसके लिए बनाई है वो कोई लोग खुश रहता ही नहीं है। तो फिर योजना बनाई किसके लिए जाती है उसका पता नहीं है। अग्निवीर जैसी एक परीक्षा वाली योजना बनाई उसका पता नहीं है। मीडिया के साथियों को याद कीजिए वो दिन खड़ा करके गड्ढे में खड़ा किया, उनसे ये पूछा गया कि क्या भी नहीं है कि पत्रकारों का मेरा इंटरव्यू भी लेना है। देश के इतने बड़े राजा को पता नहीं है कि पत्रकार तेरा इंतजार भी कर रहे हैं। क्या छोड़िए, कुल मिलाकर बात आप सवाल आपने उठाया है पेपर लीक का, तो कोई लाजमी है। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की वर्तमान ज्यादा सरकारें हैं वह कुनीतियों का प्रहार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के युवाओं का भविष्य शून्य है। ठीक है, बीजेपी से प्रवक्ता है हमारे साथ शिखा जी हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं कि बीजेपी सरकार में क्या बच्चों का भविष्य खतरे में है। शिखा जी क्या कुछ कहेंगी, जवाब मांग रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी की सरकार की बात नहीं है। ये कोई भी पेपर कैंसिल होना या फिर से एग्जाम होना, री एग्जाम होना, ये मैं मानती हूँ कि बच्चों को बहुत मानसिक उत्प्रेरणा देता है। बच्चों को हताश कर देने वाली बात है ये, अगर कोई भी चीज। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम के कुछ करप्ट लोगों का फॉल्ट है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से काम कर रही है। मैं आपको पहले बता दूं कि नीट का एग्जाम पूरी तरह से दोबारा नहीं दिया गया है। कोर्ट का आदेश है, कई सेंटर पे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो ऑनलाइन एग्जाम चलते हैं तो कई बार लाइट चली जाती है, कई रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से कई शहरों में लाइट की समस्या है। और राजस्थान, बिहार और झारखंड, बस 3 स्टेट में पेपर लीक का कंप्लेन है। तो ऐसा ना हो जाए, मैं ये मानती हूँ कि किसी के साथ ना इंसाफी हो जाए। कहते हैं ना, वो कहावत है ना भारतीय जनता पार्टी का, 100 गुनेगार बच जाए पर एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये मद्देनजर रखते हुए नीट जो कैंसिल हो रहा है, जिस जगह पे धांधली हुई थी, सेंट्रल प्रॉब्लम था कि कोई भी बच्चे के साथ, जो बच्चे 12 घंटा 14 घंटा पढ़ाई करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। इसी वजह से ये पूरा उद्देश्य है, इसी वजह से दोबारा परीक्षा किया जा रहा है। अगर हम बात करें पेपर लीक की, तो उसमें ऑपोजिशन के ज्यादा लोग शामिल हैं पेपर लीक करने के बारे में। ये पूरा पुष्टि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिख हो जाएगा कि हर वक्त जो ऑपोजिशन हम पर हर वक्त उंगली उठाती है, तो ये हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए ही दोबारा परीक्षा उन सेंटर पे रद्द किया जा रहा है। बस उन्हीं सेंटर पे रद्द किया जा रहा है जहाँ की ये कंप्लेन है। राजस्थान, बिहार और झारखंड के कुछ सेंटर में सिर्फ 1500 बच्चों की करीब दोबारा परीक्षा होगी। बाकी बच्चों को परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। बाकी गहराई में जांच की जा रही है और किसी भी बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। उनके सुनहरे भविष्य को ध्यान में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत जागरूक हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। निशान जी,
क्या कुछ कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं मेरी जो वरिष्ठ साथी भारतीय जनता पार्टी की साथी बैठी है, मैं उनको सराहना करूंगा कि आज उन्होंने पहली बार एक्सेप्ट किया है कि देश के अंदर युवाओं का जो भविष्य है वो अंधेरे की ओर है, क्योंकि आपने इन्होंने खुद अभी कहा है और यह वर्तमान सरकारों के अधीन आप सभी चैनल आपके माध्यम से भी भारत देख रहा होगा आपके चैनल को। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अंदर होता क्या है कि एक परीक्षा रद्द हुई, दूसरी चलिए मान लीजिए कि मैं मान भी लूं अपनी साथी की बात को कि इस तरीके की घटना कभी-कभी हो जाती है। जी, भारतीय जनता पार्टी में तो परीक्षा व्यवस्था और एजुकेशन व्यवस्था बहुत पहले आ चुका है। आप जंगल राज की बात क्यों नहीं करते हैं, जहाँ पे चरवाहा विद्यालय जैसा कॉन्सेप्ट था, और चरवाहा विद्यालय में कई शिक्षकों को कुछ नहीं आता था। जब सिर्फ लैंड पे बहाली होती थी, जमीन पर बहाली होती थी, वो भी फॉल्स बहाली होती थी, कोई डिग्री नहीं थी। आप बिहार की व्यवस्था को देखिए, आज शिक्षा व्यवस्था में बहाली करने के लिए बीएड डीएलएड जैसे, आप इंजीनियरिंग भी कर लिए तो भी आप पढ़ा नहीं सकते, उसका एक प्रॉपर एग्जाम होता है एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो आप उदाहरण है कि बिहार का जो जंगल राज या झारखंड या देश का जो पहले कानून व्यवस्था था, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली के कानून, दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था में क्या है, तो आप ये शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं कर सकते हैं। सिस्टम है, हर सिस्टम में करप्शन है, धांधली है। इस वजह से नीट का एग्जाम रद्द किया गया। उसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं हो, फिर से दोबारा एग्जाम कर रही है, ये आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लगा सकते हैं शिक्षा प्रणाली पे। आज एजुकेशन सिस्टम में बीपीएससी जैसे टीटेट के एग्जाम क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे सुनहरे भविष्य के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो ही से ये शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत हुई है। निशांत जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से पहले ना ही देश के अंदर कोई सरकार थी, ना ही कोई कार्य था, ना ही कोई पुलिस बल था, ना ही शिक्षा प्रणाली थी, ना कोई मीडिया के साथी थे। अच्छा गपला पर झूठा थूकने की आदत भारतीय जनता पार्टी की रही है। देश के अंदर इतना बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है, देश के अंदर इतनी बड़ी योजनाओं के, देश के व्यापारी सड़कों पर बैठे हैं, मीडिया के साथी सड़कों पर बैठे हैं, छात्र सड़कों पर बैठे हैं। देश के अंदर यह समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े वरिष्ठ साथी नरेंद्र मोदी जी सरकार के अकॉर्डिंग करना क्या चाहते हैं। देश को खुद नहीं मालूम कि करना क्या चाहते हैं, बस चुनावी वादे वाली बातें होती है, जहां चुनाव होता है वहां अच्छी बातें हो जाती है। इतनी सारी बताइए, अब देश के अंदर कितना जो सुनार देश के व्यापारी जो सड़कों पर बैठे हैं, बस वही सुनार है, वही व्यापारी है। जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो पत्रकार बनकर, वो पत्रकार के आधार पर जो मीडिया के पास है वो अच्छी बातें बता रहे हैं, बाकी जो सड़कों पर है वो सब देश का व्यापारी है। लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथी स्वीकार नहीं करना चाहती है बिल्कुल भी। देश का भविष्य अंधकार में भारतीय जनता पार्टी के में है। अगर ये बात को कहती है व्यापार व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो ये पूरी दुनिया जानती है इजराइल युद्ध में हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई सरकार होती तो भारत में जितना एलपीजी गैस का जो कि जितना किल्लत हुआ, पेट्रोल का जितना किल्लत हुआ, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन काल में ही ये संभव हो पाया है कि लोग इस चीज को मैनेज कर रहे हैं। एलपीजी पाइपलाइन मोदी जी जानते थे, मोदी जी इतने दूरदर्शी हैं कि उनको पता था इजराइल युद्ध होने वाला है, जिसका असर 90% देश में आयात पेट्रोल का होता है, 85% सोना का होता है। तो ये डॉलर रेट के हिसाब से फालतू का खर्च होने ना किया जाए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को संबोधन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी उस पिता तुल्य उस पोजीशन पे है, जैसे घर का जो मुखिया अगर किसी की जॉब चली जाए तो बच्चों को बोलता है कि अभी थोड़ा सख्त माहौल है, आप लोग हिसाब से खर्च कीजिए। वैसे नरेंद्र मोदी जी ने फॉरेन ट्रिप को अवॉइड करने के लिए और अननेसेसरी का सोना खरीदने के लिए, हमारे देश में लोगों के पास बहुत पैसा है, ये इसलिए किया क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी टेक्निकल कारण है। इस तरह पढ़ लिख के चीजों को नजरअंदाज करना और ऑपोजिशन बिना बिल्कुल ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया है, देशवासियों से अपील की है, निशांत जी आप किस तरीके से देख रहे हैं उसको? देखिए, अपील की तो बात ऐसी है कि हमेशा ही कोई अपील अगर पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व नेता, पूर्व जनप्रतिनिधि ने की है तो शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। मैं कांग्रेस की उस प्रधानमंत्री की बात करूंगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, जिन्होंने सोने, अगर ये बात करेंगे गोल्ड के व्यापार की, तो जिस दिन उन्होंने मंगलसूत्र दान किया था वो स्वयं में उन्होंने दान किया था। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल पर रोक लगाते के साथ ही अगले दिन ही राजस्थान की बहुत बड़ी रैली की गई है, जिसमें 300 से अधिक गाड़ियां वहां पे रही और क्या लाख हजार रुपए का पेट्रोल और डीजल जिसका खर्चा भारत सरकार ने वहन किया। लेकिन बाहर मैंने बोला ना, जनता के लिए जो क्रू नीतियों कर रहे थे
भारतीय जनता पार्टी का वो सिर्फ जनता के ऊपर है। बुरी बातें सब जनता करती है, बेकारी बातें जनता करती है। जो छात्र सड़कों पर बैठे हैं वो बेकार है, जो परीक्षा रद्द की गई है वो बेकार है। बस अच्छे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार, सिर्फ बाकी कोई देश के अंदर अच्छा ही नहीं। और सरकारें अच्छी हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की। शिखा जी, देखिए, वोकल फॉर लोकल सेफ फ्यूल्स ये नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया अपने भाषण के दौरान। बिल्कुल उसमें जो आम जनता को संबोधन करके बताना कि देश पर क्या आपदा है, क्या विपद आ रहा है, जो इजराइल युद्ध से जो जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ गलत हैं। एक मुखिया होने के नाते उन्होंने सबको निवेदन किया कि वो फालतू का पेट्रोल, घर में भी इवन कच्चे तेल जो आयात होते थे 85% जो हम लोग आयात करते थे, डॉलर रेट को बचाने के लिए अगर देशवासियों को संबोधन किया गया है तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की कहाँ गलती है। लेकिन विपक्ष को तो इसमें गलती लग रही है शिखा जी, जैसे राहुल गांधी अमृतकाल को विषकाल कह रहे हैं। तेल और सोने पे अननेसेसरी खर्च करने के चलते आयात बिल बढ़ता है, तो ये संबोधन करके देश के नागरिकों को सतर्क कर दिया है कि भाई आने वाले दिन में जैसे गैस की कमी हुई, पेट्रोल और सोना का भी प्रॉब्लम हो सकता है मार्केट। इसमें व्यापारी जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो सड़क पर बैठ रहे हैं, तो आप व्यापारी तो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, आप पूरे देश की इकोनॉमिक की बात करें। एक कुर्सी पे जो राजा बैठा है वो पूरे देश की इकोनॉमी को लेके चलता है। आप इंटरनेशनली और ग्लोबली आपको परिस्थिति पता है अनीता जी क्या है देश की। बिल्कुल बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी जितने अगर कांग्रेस में देश की परिस्थिति को, अगर विपक्ष की सरकार होती, विपक्ष की सरकार जब थी तो क्या उस समय युद्ध होते थे निशांत जी? जी, उस समय ऐसी स्थितियां होती थी, परिस्थितियां ऐसी होती थी? देखिए, बिल्कुल होती थी। किसी भी सरकार के अंदर परिस्थिति देश की कुछ भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान सरकारों की मैं गलती इस बात को कहूंगा कि अपने जो वर्तमान संकट की बात करेंगे तो 3 से अधिक चुनाव राज्य में, 3 से अधिक राज्यों में चुनाव थे, तो उससे पहले ही ये युद्ध चल रहा है। तभी से देश को मालूम था। जिस राजा की आप मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि जो साथी पत्रकार प्रवक्ता है बात कर रही है, जिस राजा की, माननीय नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच की, तो वो चुनाव से पहले इनकी सोच कहाँ चली गई होगी? इनको चुनाव से पहले भी तो मालूम था कि देश के अंदर आर्थिक संकट है, लेकिन नहीं, उस पर ओपीएम की पुड़िया निकाल के ध्यान को भटकाते हुए पहले चुनाव को मैनेज करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, बंगाल का चुनाव देख लीजिए, कई अन्य राज्य का चुनाव देख लीजिए। ये मैं थोड़ी कहता हूँ, ये आप लोगों के सर्वे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कही गई बातें जो हम लोगों को समझ आती है, वो हम पार्टी के पक्ष में रखते हैं। देश की इकोनॉमी एक अलग व्यापार है और चुनाव प्रक्रिया एक अलग व्यापार है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी किसी चीज को लेके मिसयूज नहीं करती है, दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। जो देश की अगर मोदी जी दूरदर्शी नहीं होते, जो गैस की इतनी कमी है, आज से 1 साल पहले एलपीजी गैस पाइपलाइन जो घर घर में नरेंद्र मोदी जी द्वारा, सरकार के द्वारा जो हर घर में गैस पाइपलाइन लगाया गया है, जो कि पता था कि आने वाले दिनों में जब इजराइल और दुबई का जो सिचुएशन, जब फ्लाइट वो टेक ऑफ नहीं करेगी, जो जहां लोग हैं वहीं तक हो जाएंगे, तो इस चीज को बचाने के लिए, इसको उभरने के लिए गैस पाइपलाइन लगाया गया। इजराइल से युद्ध हो जाएगा? आपको कैसे पता था कई सालों पहले जो पाइपलाइन बिछाई गई है कि इजराइल से युद्ध होगा तो गैस बंद हो जाएगी? आपको कैसे मालूम था? नहीं, इंटरनेशनली आप बात करें पॉलिटिक्स की तो हर बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके नहीं बोला जाता है ना। युद्ध 1 to 1 नहीं होता। मेरा आपके साथ 5 साल से संबंध खराब है तो युद्ध की परिस्थिति आ सकती है। उस चीज को एनालाइज करना, ये परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई रातों रात युद्ध की परिस्थिति प्लान करके कभी नहीं होती है। बिल्कुल, जब प्लानिंग करके युद्ध होता है निशांत जी, कोई प्लानिंग करते हैं और फिर युद्ध होता है और हमें पता होता है कि युद्ध होने वाला है, हम पहले से ही सारी चीजें कलेक्ट कर ले, नहीं होता है। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, मेरी साथी जो भारतीय जनता पार्टी की है वो कह रही है कि नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच थी कि गैस पाइपलाइन इन्होंने पहले से बिछवा दी थी, युद्ध के लिए एक्स्ट्रा पेट्रोल पहले ही मंगा लिया था। ये मैंने थोड़ी कहा है, आप रिमाइंडर कीजिए अपनी स्क्रीन को। ये तो मेरी साथी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष रख रही है वो कह रही है कि नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच थी कि जिनको पहले से जानकारी थी कि युद्ध हो सकता है। ऐसा तो मैंने नहीं कहीं संभव। लेकिन निशांत जी और शिखा जी, मेरा सवाल यह है कि जो 1 साल का समय दिया गया है कि 1 साल तक आप ट्रैवल ना करें, सोना चांदी ना खरीदें, वर्क फ्रॉम होम करें, 1 साल का ये जो समय दिया गया है उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। 1 साल में सारी चीजें सही हो जाएंगी?
और विपक्ष जो है लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठा रहा है। अखिलेश यादव की बात कर लूं, राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने अमृतकाल को विषकाल बताया है। शिखा जी देखिए, किस तरीके से जवाब देंगे? उदाहरण देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कोविड-19 का। कोविड-19 में 3 टाइम लॉकडाउन लगे, मोदी जी ने लॉकडाउन लगवाया, देश के सारे विपक्ष सड़क पे आ गए, अरे भाई हम बेरोजगार हो गए, हमारे पास काम नहीं है, मोदी जी ने घर में बंद कर दिया, लॉकडाउन हो गया, सारा रिस्ट्रिक्शन हो गया, सारी कंपनियां बंद हो गई। तब भी मोदी जी ने बोला था मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, वैक्सीन हम अपने घर में उत्पादन करके वैक्सीन लगवाएंगे। पहले हमारा इकोनॉमिकली डेवलप होना जरूरी है कि पहले जान बचाना जरूरी है? आप लॉजिकली बात को सोचिए। विपक्ष का काम है हर चीज में वो अमित शाह जी और मोदी जी को हर चीज में वो लगता है कि बस मोदी जी की साजिश। जब देश के मुखिया वो है तो जिम्मेवारी भी तो उन्हीं को लेनी चाहिए मैडम जी। जब अच्छा काम वो करेंगे तो बुरे काम की भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कौन करेगा बताइए? मेरी सरकार नहीं है ना, भाई कांग्रेस की या भी समाजवादी पार्टी की सरकार थोड़ी है जो अखिलेश यादव जिम्मेवारी ले लेंगे या राहुल गांधी जिम्मेवारी ले लेगा कि देश के अंदर नुकसान हो गया तो मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। जब गलत कुछ हो जाएगा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तो जिम्मेवारी लेंगे ना, जो जिम्मेदारी निशान जी, यही जिम्मेदारी लेते हुए मोदी जी ने ये 1 साल का अल्टीमेटम दिया है कि 1 साल देश के हर नागरिक को एक संबोधन किया है कि हम अननेसेसरी बाहर नहीं जाएं, जितना पॉसिबल हो सके तेल का इस्तेमाल कम करें। ये संबोधन नागरिक को एक जिम्मेदार नागरिक भी बताता है देश के। आप क्या जानेंगे कि आपके मुखिया सफाई जैसे कार्यक्रम करा के जनता का पैसा पानी की तरह बहाने वाला पार्टी क्या बात करेगा भाई साहब? तो एक बार लिस्ट वो जारी करा दीजिए मैम। अपनी मैं वरिष्ठ साथी जो है मेरी जो एंकर साहिबा है, मैं कहूंगा कि एक बार वो लिस्ट जारी करा दीजिए। नरेंद्र मोदी ने कितने अपने रूट कन्वर्ट कर दिए, कितने दौरे निरस्त किए, कितना गोल्ड राजकोष में जमा कर दिया है, वो लिस्ट भी तो जारी की गई होगी वर्तमान सरकारों की, वो जारी करा दीजिए एक बार। कितने दौरे नरेंद्र मोदी जी ने कैंसिल किए, कितने विदेश यात्राएं कैंसिल की हैं, एक बार वो पता लग जाए तो ज्यादा अच्छा है देश को। निशान जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपस की लिस्ट निकालने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ कि आप मुझसे कहें कि इनकी लिस्ट निकाल के दीजिए, अमित शाह की लिस्ट निकाल के दीजिए, और जो बीजेपी के वो कहें कि अखिलेश यादव की लिस्ट निकाल के दीजिए। वो लिस्ट मुझे पता है और मेरे पास है कि कितनी रैलियां हुई हैं और कितनी जनसभाएं हुई हैं चुनाव में, वो लिस्ट मुझे पता है। अगर बीजेपी वाले कहें कि अखिलेश यादव के समय के आप बताइए तो आप बता देंगे? अखिलेश यादव के समय की बात नहीं। अभी शिखा जी ने बोला ना कि सफाई में सिर्फ जनसभाएं करने से चीजें नहीं होती है सही। जी बिल्कुल, ये तो पर्सनल कटाक्ष हुआ, उस पर हम बात नहीं करें। ये जो मुद्दे की बात है, मुद्दे भटक के बात करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। मुद्दों से मत भटकिए, मुद्दा सिर्फ इतना कहा मैंने इतना कहा कि जब कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी शुरुआत अपने घर से होती है। पेट्रोल पे रोक लगाने की बात हुई या जो राजकोष में जो सोना न खरीदने की बात हुई, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में कुछ तो रहा होगा, कुछ तो इस भारत की संस्कृति के अकॉर्डिंग रहा होगा कि उन्होंने उसका त्याग करके, जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र दान कर दिया था फॉर एग्जाम्पल। पेट्रोल की जो रैली है, जो रैली हुई है, 300 से अधिक गाड़ियों का काफिला गुजरा है रैली के अंदर या संबोधन के अंदर, उसमें कितना इन्होंने कोशिश की कि हम लोग ना जाए। और ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा है कि शुरुआत जो की जाती है वो अपने घर से की जाती है। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस बात को कि देश के ऊपर आर्थिक संकट है तो देश। निशान जी और शिखा जी, बहुत छोटा सा मेरा सवाल है। निशान जी और शिखा जी, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना आपका बार बार यही टारगेट है। घुमा फिरा के एक ही रैलियों में भारतीय जनता पार्टी पैसा खर्च करती है, रैलियों में पैसा खर्च करती है, तो क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अपना पैसा खर्च नहीं करती है फॉल्स नैरेटिव सेट करने में? हम लोग तो जगह पे अपना पैसा खर्च करते हैं। बंगाल चुनाव जीतना जरूरी था। किसको जरूरी था? भारतीय जनता पार्टी को जरूरी था। और वहाँ के लोग कितना चैन का सांस महसूस कर रहे हैं, इसलिए जरूरी था वहाँ राष्ट्रवाद का सरकार बनाना, बंगाल को करप्शन मुक्त। बंगाल की हालत बिहार के जो गुंडा राज की हालत थी 15 साल, उससे भी कहीं बदतर थी वेस्ट बंगाल की हालत। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता विधायक अगर किसी व्यापारी के यहाँ नाश्ता करने बैठ जाते थे तो 10 मिनट के अंदर वहां पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी तृणमूल पार्टी के गुंडों के तहत। तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम, अगर कोई अपने काम पर फोकस है तो वो कहाँ गलत है? कितनी रैली जनसभा में कितना पेट्रोल खर्च हुआ है? आप तो डायरेक्ट पीएम मोदी को आप काउंटर कर रहे हो।
मैं घर के मुखिया को काउंटर कर रहा हूँ, ना कि नरेंद्र मोदी को कर रहा हूँ। आप समझना ही नहीं चाह रही है कि मैं किस पॉइंट में बात कर रहा हूँ। आप किधर से उधर लेके जा रही है। मैंने कहा कि जो शुरुआत अपने घर से की जाती है, उसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने अगर घोषणा की है तो आपके बोलने का आप जी निशान जी, आपके बोलने का पूरा फोकस सिर्फ चुनाव और रैली पर है। तो क्या समाजवादी पार्टी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, रैली और चुनाव पे पैसे नहीं खर्च करते हैं? अरे मैडम जी, कहाँ से पैसे खर्च करेंगे जब रोक लगा दी 1 साल के लिए। अब बात पता नहीं कहाँ पे लेके जा रही है। बात हो रही है कि जो सोने पे रोक लगी है और पेट्रोल सोने पे रोक लगी है। सुनिए, आप टेक्निकली समझा कीजिए। 700 से 900 टन सोना को आयात किया जाता था, बाहर से मंगाया जाता था। टेक्निकल बात पे आइए। आप लोग तो बस सड़क पे उतर आते हैं किसी बात पे भाई, कि हाँ व्यापारी का धंधा नष्ट हो गया, ऑपोजिशन ऐसा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर दिया। तो देश की इकोनॉमी को अगर हम टेक्निकली देखें, इसीलिए मोदी जी ने संबोधन किया है कि देश में और हालत ना बिगड़ जाए, इसीलिए जनता को संबोधन करके बता देना भाई देश की इकोनॉमिक परिस्थिति ऐसी है तो आपको 1 साल तक ऐसे रहना होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है शिखा जी और निशान जी, एक सवाल मेरा आप लोग से और होगा, समय बहुत कम है मेरे पास, कि क्या आने वाले समय में जनता को सतर्क रहने की जरूरत है? निशान जी, शिखा जी, बहुत छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम है मेरे पास। निशान जी, जवाब आपसे चाहूंगी मैं। हाँ, बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है कि आने वाले चुनाव में जो कुनीतियों कर रहा था, इसको दोबारा से रोकने की कोशिश करें, जैसे उत्तर प्रदेश में रोका गया है। नहीं तो जैसे व्यापारी सड़क पर है, मीडिया सड़क पर है, छात्र सड़क पर है, पत्रकार सड़क पर है, इसी तरीके से देश का जो हाल होने वाला है। देश के अंदर धर्म युद्ध है, जहाँ धर्म होता है, चुनाव होता है, वहाँ ओपीएम की पुड़िया निकाल कर भटका दी जाती है। देश को सतर्क रहने की जरूरत है और अपने आप को सेव करने की जरूरत है। ठीक है शिखा जी। जी देखिए, ये एक सिंपल सी बात है। अप एंड डाउन्स होते हैं इकोनॉमिकली, ये बहुत सिंपल सी बात है। इसको तूल देने जैसी कोई बात नहीं है। आप और हम सब एक पढ़े लिखे के नाते जानते हैं कि 85% सोना और 90% पेट्रोल आयात होता था। उसमें डॉलर बिल को बचाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि 2027 में यूपी चुनाव है इसलिए एजेंडा अपनाया है। तो ये तो बीजेपी भी वहां होगा ना, इसमें तो हम भी होंगे। चुनाव तो फैक्टर ही नहीं है। देश में क्राइसिस पेट्रोल और सोने का न बढ़ जाए, इसके लिए जस्ट जनता को संबोधन किया गया है कि अननेसेसरी का खर्च न करें। वोकल फॉर लोकल ये अभियान मोदी जी के द्वारा चलाया गया। और सेफ फ्यूल, अननेसेसरी का फ्यूल बचाने के लिए जहां तक हो सके बाहर जाना अवॉइड करें। ये आम जनता को संबोधन किया गया। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीति या दो राय जैसी कोई बात है। बात एकदम सिंपल सी और साफ बात है। बिल्कुल ठीक है शिखा जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। निशान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बता दें कि नीट की परीक्षा कैंसिल होने के बाद से कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लिखा है कि नीट का पेपर लीक हो गया है और परीक्षा रद्द हो गई है। और इसके साथ ही इस परीक्षा के रद्द होने से करीब 22 लाख छात्रों की कड़ी मेहनत और उनके परिवार का पैसा फंस गया है। कांग्रेस ने ये कटाक्ष किया है और साथ ही उन्होंने लिखा है कि अब पानी में चला गया। ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार में 10 साल के अंदर बहुत सारे पेपर जो है वो लीक हो चुके हैं। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले को फिलहाल सीबीआई जांच को सौंप दिया है और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई करेगी। और ऐसे में अब सबकी निगाहें जो हैं वो सीबीआई की जांच पर टिकी हुई है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।